हम इसे ओ का बिजनेस हिस्सा या बिल कहते हैं। ध्यान रखना भाई, सुन रहे हो ना भाई। रैपर कोडाक ब्लैक को फिर जेल भेजा गया है। इस बार उन पर कथित एमडीएमए तस्करी का आरोप है, लेकिन अदालत में केंद्र बिंदु उसकी पेशा ही बन गई है। बयान में आपसे जमानत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि आरोपी पेशेवर रैपर है। लेकिन वो अनुरोध बचाव पक्ष के लिए सचमुच हंसी का विषय है। लेकिन ये तथ्य कि वो एक रैपर है आपको जमानत राशि बढ़ाने का कोई कानूनी आधार नहीं देता। हम आज के एपिसोड में वकील ब्रैडफर्ड कोहेन से बात कर रहे हैं। ये स्कैंडल है जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। कोडाक ब्लैक का कानून से सामना होना नई बात नहीं है। पहले भी उसकी कई बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस बार डिफेंस अटॉर्नी का कहना है कि आरोप दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत दूर दूर तक नहीं है। अभियोजन पक्ष सहमत नहीं है क्योंकि आरोप पहले ही लगे हैं। लेकिन क्या ये आरोप टिकेंगे? यही आज हमारे सवालों में एक है। हमें खुद कोडाक ब्लैक के डिफेंस अटॉर्नी ब्रैडफर्ड कोहेन के साथ बैठने का मौका मिला है और मैं उनसे सारे जरूरी सवाल पूछने वाली हूँ। आज का घोटाला फ्लोरिडा के ऑरेंज काउंटी से है, जहां 28 वर्षीय बिल कैपरी इस हफ्ते कुछ समय जेल में रहे। अगर आप बिल कैपरी नाम से अनजान हैं, तो शायद आप उन्हें उनके स्टेज नाम से जानते होंगे। क्या आपने कभी कोडाक ब्लैक का नाम सुना है? ये मशहूर रैपर जिनके स्पॉटिफाई पर 3 करोड़ से ज्यादा मासिक श्रोता और सुपर ग्रैमलिन, टनल विजन जैसे हिट गाने हैं। ये कहना जरूरी नहीं कि वो बहुत मशहूर या कुछ मानकों से बदनाम भी हैं। उन्हें कम से कम 12 बार दोषी ठहराया जा चुका है और इसी महीने नए आरोप लगे हैं। यो, कोडाक ब्लैक डे अब ग्लोबल हो गया है और सभी फैंस पहले दिन से ही मेरे साथ कोडाक ब्लैक डे मनाने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो। उनकी गिरफ्तारियां और दोष सिद्धियां 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं, जब वे किशोरावस्था में थे। 2015 और 2017 के बीच उन पर डकैती, मारपीट, किसी बच्चे को अवैध रूप से कैद करना, नाबालिग अपराधी द्वारा आग्नेयास्त्र रखने, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और बच्चे की उपेक्षा के आरोप लगे थे। कोडाक का पहली बार ब्रैडफर्ड कोहेन ने 17 साल की उम्र में प्रतिनिधित्व किया था। ब्रैड ने कई मामलों में उनका प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 2019 का हथियार मामला भी है। और ये बहुत बड़ा मामला था क्योंकि कोडाक को 46 महीने या 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने वास्तव में 10 महीने जेल में बिताए भी थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सजा कम कर दी थी। कुछ साल पहले ब्रैडफर्ड द अप्रेंटिस में प्रतियोगी थे और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपने संबंधों का फायदा उठाकर कोडाक को रिहा कराया। उन्हें 2021 में जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें कई बार फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2022 में 1 साल से भी कम समय बाद की गिरफ्तारी भी शामिल है। ये घटना फ्लोरिडा के ब्राउड काउंटी में ट्रैफिक स्टॉप पर हुई, जहां उन पर ऑक्सीकोडोन तस्करी और बिना प्रिस्क्रिप्शन नियंत्रित पदार्थ रखने का आरोप लगा। 2023 में कोडाक की सबसे कुख्यात गिरफ्तारी तब हुई जब वे ड्राइविंग सीट पर सोते मिले और बताया गया कि उनके मुंह के पास सफेद पाउडर था। शुरुआत में उन पर कोकेन रखने का आरोप लगा, लेकिन जांच में दवा ऑक्सीकोडोन निकली, जिसके लिए उनके पास प्रिस्क्रिप्शन था, इसलिए आरोप हटा लिया गया। उसी साल जब वो कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर दूसरे दर्जे के आपराधिक हथियार रखने और अवैध रूप से मारिजुआना रखने के आरोप में एक और गिरफ्तारी हुई। उन्हें कुल 12 बार दोषी ठहराया गया है। बाकी सजा उसी विषय से जुड़ी है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये सब हमें नवंबर 2025 पर वापस ले जाता है और तभी ओरलैंडो फ्लोरिडा में बच्चों की सुरक्षा गाँव के बाहर गोलियों की आवाज की रिपोर्ट के लिए 911 पर कॉल आई। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने कहा कि उन्हें वहां 2 गाड़ियां मिली और उनमें से एक के अंदर उन्होंने दावा किया कि उन्हें मारिजुआना की गंध आई, तो इससे उन्हें गाड़ी की तलाशी लेने का उचित कारण मिल गया। बाद में उन्हें सफेद पदार्थ लगा $100 नोट मिला। पहले पहुंचने वाले कर्मियों ने कथित तौर पर एक गुलाबी बैग भी मिला, जिसमें एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें शायद एमडीएमए था और $37,000 की नकदी थी। अभियोजकों ने बताया कि गुलाबी बैग एक फोटो में दिखा था जो कोडाक की सोशल मीडिया पोस्ट पर था। इसमें कैची और लाइटर भी दिखे थे। ब्रैडफर्ड कोहेन इंटरव्यू में इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये सब पिछले साल पतझड़ में हुआ था और ठीक पिछले महीने 17 अप्रैल को जांचकर्ताओं ने बताया कि सफेद पदार्थ की जांच में ये एमडीएमए के लिए पॉजिटिव निकला। वहां उस पदार्थ की इतनी मात्रा थी कि उसे तस्करी की मात्रा माना जा सके। यही आरोप कोडाक पर है। अब ब्रैडफर्ड कोहेन की एंट्री होती है। जैसा कि उन्होंने सुनवाई में बताया, रिपोर्ट में जांचकर्ताओं को 27 ग्राम कोकीन मिलने की बात थी। दिलचस्प है कि 17 अप्रैल की जांच में ये सच में एमडीएमए निकला।
इसके अलावा जैसा कि ब्रैडफर्ड ने बताया, केवल 27 ग्राम बरामद हुए थे, जो कोकीन के तस्करी की मात्रा 28 ग्राम से कम है। लेकिन जब ये निर्धारित हुआ कि ये MDMA है, तो सीमा कम हो जाती है। तस्करी के लिए वो आवश्यकता केवल 20 ग्राम है। तो फिर से यही आरोप कोडक को अब झेलना पड़ रहा है। जो सुनवाई कल ही हुई थी, वो जमानत तय करने के लिए थी, लेकिन ब्रैड ने कुछ बातें सामने रखी, ये बताते हुए कि कोडक से मेल खाने वाले कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उन्होंने तर्क दिया कि सुनवाई के लिए जाते समय केस खारिज करने की याचिका पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोडक कैलिफोर्निया में थे और अपनी मर्जी से फ्लोरिडा लौटे ताकि गुरुवार को कोर्ट में पेश हो सके। सुनवाई 10 मिनट से भी कम चली। मैंने मुख्य बातें पहले ही बता दी हैं, लेकिन यही वो हिस्सा है जो मेरे लिए वाकई सबसे अलग था। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के पेशे के कारण $75,000 की अधिक जमानत राशि की मांग की। राज वास्तव में अनुरोध करेगा कि आप जमानत राशि बढ़ाएं, क्योंकि आरोपी एक पेशेवर रैपर है। आप देख सकते हैं कि बचाव पक्ष के वकील हंस रहे हैं और सिर हिला रहे हैं। मैं इंटरव्यू में उनसे जरूर पूछूंगी, यही उनका जवाब है। लेकिन ये तथ्य कि वो एक रैपर है आपको जमानत बढ़ाने का कोई कानूनी आधार नहीं देता। जज ने इस बात से आंशिक रूप से सहमति जताई। स्थानीय टीवी स्टेशन WKMG के अनुसार उन्होंने कहा, मैं जमानत इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि आप रैपर हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अदालत ने जिन अन्य बातों पर विचार किया, उनमें आपका पिछला आपराधिक इतिहास भी शामिल है, जिसमें 12 पहले के गंभीर अपराधों की सजा भी शामिल है। अंततः $5,000 की जमानत तय हुई। कोडक ने जमा की और पिछली रात ऑरेंज काउंटी जेल से रिहा हो गए। ठीक है, और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। मैं इसे लगातार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। तो चलिए आखिरकार आज के मेहमान को बुलाते हैं। ये हमारे शो के दोस्त और कोडक ब्लैक के बचाव पक्ष के वकील ब्रैडफर्ड कोवन हैं। स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके क्लाइंट्स अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बाहर आने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। बाहर आने पर हमेशा अच्छा लगता है। तो हाँ, वो ठीक हैं। हमने साथ में केस की फाइलें देखी, पुलिस रिपोर्ट देखी और उन्हें पता है कि केस में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने जज साहब के सामने कल ये बात साफ कर दी थी कि मैं इस केस के बारे में क्या सोचता हूँ, और हम इस पर आगे बात करेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए इसे देखते हैं। जब मैं इस केस के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा, ठीक है रुको, इन्हें तो अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये मामला तो नवंबर में हुई किसी घटना से जुड़ा है। क्या आप मुझे ये थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। तो नवंबर में एक पुलिस अधिकारी 2 गाड़ियों के पास आया और वहां कई लोग मौजूद थे। गाड़ियों के पास पहुंचने पर उसने शुरू में कोडक को नहीं देखा। आखिरकार वो उन दोनों गाड़ियों की तलाशी लेता है, और जाहिर है कि हम इस पर भी बात करेंगे कि उसने उन गाड़ियों की तलाशी कैसे ली और क्यों ली, और मुझे क्यों लगता है कि यह भी एक समस्या हो सकती है। और वह एक गाड़ी में पहुंचता है, उसे एक बैग मिलता है। असल में उसे 2 बैग मिलते हैं। उस गाड़ी में एक व्यक्ति है, कोडक नहीं। उसे 2 बैग मिलते हैं। हर बैग में सामान होता है और हर बैग में ड्रग्स और पैसे भी होते हैं। और वो उस समय कार में मौजूद व्यक्ति के अलावा किसी और को गिरफ्तार नहीं करता। और मुझे लगता है कि उस समय दूसरी कार में मौजूद एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन बैग में रखी सारी चीजों को फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया जाता है, ये दुआ करते हुए कि कोई फिंगरप्रिंट कोडक का निकल आए, क्योंकि ये केस तो असल में कोई केस ही नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट्स आ भी जाए तब भी ये कोई केस नहीं बनता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई फिंगरप्रिंट कोडक से मैच नहीं हुआ। 6 महीने इंतजार कर उन्होंने केस फाइल करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास और विकल्प नहीं था। ये मेरे लिए दिलचस्प था, क्योंकि आपने कल कोर्ट में कहा था MDMA की तस्करी का आरोप है, जबकि असली रिपोर्ट में कोकीन लिखा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस रात की रिपोर्ट में कई चीजें हैं जो या तो अलग हैं या उस हलफनामे में गायब हैं जो उसने जज को साइन करने के लिए दिया था, और ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन घटना वाली रात उसने कथित तौर पर अपनी ट्रेनिंग और अनुभव के आधार पर कहा कि उसे पता है कि ये कोकीन है, और उसने इसे पहले भी देखा है। और किसी तरह उसने $100 के नोट पर कोकीन देख ली, और उसे पता था कि वो कोकीन है। और फिर जब उसने बैग लिया और उसकी जांच की तो वो कोकीन निकली। लेकिन फिर न जाने कैसे वहां से लैब तक पहुंचते पहुंचते वो जादुई तरीके से MDMA में बदल गई, और अब आपके पास 27 ग्राम MDMA है, जिसका कोकीन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये दोनों पूरी तरह अलग है। आप MDMA की जांच करें
तो वो कभी भी फील्ड टेस्ट में कोकीन के रूप में नहीं आएगा। और जाहिर है उसने हलफनामे में ये बात छोड़ दी कि शुरुआती फील्ड टेस्ट गलत था, ऐसा कहा गया। लेकिन अगर वो 27 ग्राम कोकीन होती तो वो तस्करी का मामला नहीं बनता और वो उतना सनसनीखेज नहीं है, तो उसे आप जानते हैं लैब में भेज दिया जाता है। और अब ये तस्करी का मामला बन गया है क्योंकि ये 20 ग्राम से ज्यादा एमडीएमए है, जिससे ये तस्करी का मामला बन जाता है। तो ये एक और अजीब बात है। और फिर जो हलफनामा वो जज को साइन करने के लिए देता है, उसमें वो कहता है कि उसे उस कार में मारिवाना की भी गंध आई, जबकि उसने घटना की रात अपनी पुलिस रिपोर्ट में ये बात कभी नहीं कही। तो यह बहुत कुछ हो रहा है जो क्लासिक है। मैं कोडक को गिरफ्तार करने जा रहा हूं और ना तो सही से जांच करूंगा और ना ही कानून का पालन करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, यहाँ दूसरे मामलों में भी। मुझे यकीन है आपने ऐसे केस कवर किए होंगे जहाँ ऐसा होता है कि ठीक है, हमें इस गाड़ी में मारिवाना की गंध आ रही है, तलाशी का पर्याप्त कानूनी आधार है, आप जानते हैं हमें गंध आ रही है, हम तलाशी लेंगे या जो भी। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा है जिसका आप विरोध करने वाले हैं? क्योंकि जो बात उन्होंने बाद में जज को बताई वो रिपोर्ट में कही ही नहीं थी। मेरा मतलब है, मुझे ये समझाइए। हाँ, तो हम इसका विरोध कर सकते हैं। बस आप जानते हैं, सुनिए, जब आप कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हैं तो आपको केस से जुड़ी सारी जरूरी बातें और परिस्थितियां उसमें डालनी चाहिए। अगर उस शाम कोकीन के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया और आपने गलती की, तो या तो उन्होंने गलती की या सच नहीं बता रहे। मैं मानूंगा कि उन्होंने गलती की होगी और आप इसे उस हलफनामे से हटा देते हैं जो आप बाद में जज को देते हैं। इससे अपने आप ही शक पैदा हो जाता है। मैंने मार्क फुअरमैन से कहा था, अगर कोई एक बात पर झूठ बोलता है तो वो हर बात पर झूठ बोलता है। वो मार्क फुहरमाइन है। हाँ, मुझे गेराल्डो रिवेरा के शो से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने ये कहा था, लेकिन वो किसी और दिन की बात है। संक्षेप में मशहूर कहावत है कि अगर आप एक बात पर झूठ बोलते हैं तो हर बात पर झूठ बोलते हैं। अगर आप किसी को एक झूठ में पकड़ लेते हैं तो क्या गारंटी है कि वो किसी और बात में झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने पहले भी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया है, और मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि वारंट के लिए अपने हलफनामे में सब कुछ लिखो ताकि जज को पूरी तस्वीर मिल सके। मेरे जैसा कोई भी आपराधिक रक्षा वकील नहीं है, और वैसे भी मेरे जैसा कोई आपराधिक रक्षा वकील है ही नहीं। लेकिन कोई और आपराधिक बचाव पक्ष का वकील कहेगा, अरे आपने इसे अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं डाला? आपने उस शाम को क्यों छोड़ दिया जब यह घटना हुई थी? आपने जांच की, ये कोकेन निकला, अब अचानक ये एमडीएमए बन गया। तो इस बारे में सवाल उठाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उनके सामने जो बड़ी समस्या है वो ये है कि फ्लोरिडा की न्यायिक मिसालों के अनुसार और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के तत्वों के अनुसार, मेरा मतलब कंस्ट्रक्टिव पोजीशन से है, कि कब्जे के दो तरीके होते हैं। एक वास्तविक कब्जा, जैसे मेरे जेब में गांजा होना। फिर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, जैसे मैं डेस्क पर बैठा हूं और मेरी डेस्क पर बैगी है जिसमें गांजा है। असल में मेरे पास वो चीज शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो इतनी पास है कि लोग कह सकते हैं, तुम्हें पता था वो क्या है और उस पर तुम्हारा अधिकार और नियंत्रण है। ये सारे दूसरे तत्व जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आते हैं। तो इस मामले में जहां कोडक तब तक मौके पर नहीं था जब तक वो अफसर के पास आकर नहीं कहता, अरे उस बैग में जो पैसे हैं वो मेरी कंपनी के हैं, यही बयान वो उसके नाम से जोड़ रहा है, वो तब तक मौके पर था ही नहीं। अगर कार में और लोग हैं तो ड्रग्स किसी एक के नाम कैसे जोड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं कि वो कोडक की है। यही असली और कानूनी समस्या है। ये मुद्दा है कि वे असली अपराध के जरूरी कानूनी तत्व साबित नहीं कर पा रहे हैं, जो अक्सर कोडक पर आरोप लगने पर होता है। और यही बार बार होता आ रहा है, जहां वो कोडक को किसी न किसी चीज में फंसाने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि ये केस दर्ज कर देते हैं। मेरा मतलब है, ये मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि जब मैं ये केस जीतता रहता हूं तो मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन ये क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पर बार बार ऐसे केस लगाए जाते हैं जो कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते। आप वही डिफेंस अटॉर्नी का काम कर रही हैं जो हम चाहते हैं। रिपोर्ट देखकर जांचती हैं कि क्या ये फ्लोरिडा के कानून या केस लॉ से मेल खाता है। जैसे आप हर चीज में कमियां निकाल रही हैं। और कल की सुनवाई में आपने जो एक बात कही थी उसी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और आपने अभी भी यही कहा कि वे लगातार उसके पीछे पड़े हैं, वे बार बार उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं देख रही थी तो मैं सोच रही थी, और उसके खिलाफ लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, मान लीजिए, मुझे लगता है कि उसके करीब दर्जन भर या उससे ज्यादा दोष सिद्धियां हैं।
लेकिन मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि लोग सच में उसके पीछे पड़े हैं ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए और दोषी ठहराया जाए? हाँ, मुझे लगता है फ्लोरिडा के कुछ इलाकों में लोग सच में उसके पीछे पड़े हैं और उसे दोषी ठहराना चाहते हैं। मेरा मतलब है, मेरे कुछ जानने वाले एजेंसियों और पुलिस में काम करते हैं जो मुझे बताते हैं। उनकी मीटिंग्स होती हैं, आप जानते हैं, जैसे, अरे, सुना है तुमने कोडक को रोका था, कुछ मिला क्या? या अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं जो उसके मोहल्ले का है और किसी और वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो उनका पहला सवाल होता है, कोडक के बारे में क्या जानते हो? तो कोडक के साथ काफी समय से ये चलता आ रहा है कि फ्लोरिडा के कुछ इलाकों में लोग उसे किसी न किसी चीज में फंसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? मेरा मतलब है, क्या आप लोगों ने इस बारे में आपस में बात की है? जैसे कोडाक दी बारे में क्या सोचता है? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत सारे केसों में जीत हासिल कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कोडक को फेडरल केस में सजा में रियायत मिली थी। वो उस एफबीआई एजेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो उसकी गिरफ्तारी से अपना नाम बनाना चाहता था। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हुई हैं, जैसे कि आप जानते हैं, उसे किसी चीज के लिए गिरफ्तार किया जाता है। वे उस मामले में उसे दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में सफल नहीं होते। मुझे लगता है कि कई पुलिस अधिकारी जिन्हें मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वे कहते हैं कि वे कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि सभी इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर लेते हैं। साथ ही उन्हें धन का प्रदर्शन भी पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, कुछ लोग हैं जिन्हें सच में पसंद नहीं है कि युवा अश्वेत कलाकार रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। यही सच्चाई है, और लोग इसे खुलकर कहना नहीं चाहते। मैं इसे खुलकर कहूंगा क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने उस खास मनोरंजन क्षेत्र में काफी लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए मुझे ये बात पक्के तौर पर पता है। जैसे आप जानते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है, और चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या कुछ और, उन्हें ये बात सच में चुभती है। ईमानदारी से कहूं तो कोडक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने इस बारे में गाया था। वे मुझे 8 साल देना चाहते थे, लेकिन अंत में उसे प्रोबेशन मिल गई। आप जानते हैं, अगर आप इसके बारे में गाते हैं या ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें यह पसंद नहीं आता। तो मैं इसे समझता हूं, मैं समझ गया। लेकिन आप जानते हैं, अगर आपको किसी को पकड़ना है तो सही तरीके से करें, गलत तरीके से मत करें। जो कानूनी रूप से पर्याप्त न हो, उन पर केस मत करो। अभी आपने जो बात कही और मैंने आपकी कल की कोर्ट में पेशी में भी सुना, मेरा मतलब है आपने यही कहा था कि शायद वे इन सफल रैपर्स के पीछे पड़े हैं। हमने देखा है कि मैं जिन मामलों को कवर करती हूँ उनमें कई ऐसे हैं जिनमें रैपर्स को गिरफ्तार किया गया है या उन पर मुकदमा चल रहा है। कल मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अभियोजकों ने कहा कि वे उसकी जमानत बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो रैपर है। मैंने आपकी प्रतिक्रिया देखी थी, हम इसे वीडियो में दिखाएंगे। आप सचमुच ऐसे थी क्या? और फिर हंसने लगी। क्या आप बता सकती हैं, जब आपने कोर्ट में ये सुना तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यह कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है, और मेरी बात साबित करता है कि उन्होंने आखिरकार इसे खुलकर कह दिया। मैं उसकी जमानत बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि उसकी नौकरी की वजह से, क्योंकि वो एक रैपर है, यही वजह थी। मैं उसकी जमानत बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि वो एक रैपर है। तो आखिरकार किसी ने इसे खुलकर कह दिया, जो मुझे मजेदार लगा। किसी की नौकरी के कारण जमानत बढ़ाना कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन एक बार इस पर सोचिए, क्या हर हफ्ते किसी कंट्री म्यूजिक कलाकार को ड्रग्स के लिए गिरफ्तार किया जाता है? क्या हमें लगता है कि कोई कंट्री म्यूजिक कलाकार ड्रग्स नहीं लेता या कुछ गैर कानूनी नहीं करता? क्या हमें लगता है कि रॉक एंड रोल कलाकार कभी गैर कानूनी या ड्रग्स नहीं करते? क्या हमें लगता है कि इन बाकी शैलियों के कलाकार या हॉलीवुड के मशहूर लोग, क्या हमें लगता है कि ये लोग कभी ड्रग्स नहीं करते या इनके पास कभी कुछ भी गैर कानूनी नहीं होता? ऐसा क्यों है कि आपको सिर्फ रैपर्स ही गिरफ्तार होते, रोके जाते या उनकी तलाशी ली जाती हुई नजर आते हैं? क्योंकि वहां कोई ना कोई ऐसी समानता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, हर कोई इससे इनकार करता है। सब कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, यही वजह नहीं है, लेकिन असल में यही वजह है। और अगर आप सोचें तो रैप जॉनरा, वो पूरा एंटरटेनमेंट फील्ड, जब भी वे किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो उसी के बारे में रैप करते हैं। और ये इसके उलट है। जैसे आप जानते हैं, टेलर स्विफ्ट,
अगर टेलर स्विफ्ट को भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी अगली गाने में उसके बारे में बात करेंगी। वो तो अपने ब्रेकअप्स के बारे में बात करना पसंद करती हैं। तो आप जानते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट है, क्योंकि वे अपनी खुद की म्यूजिक बना रहे हैं। मुझे लगता है लोग इसे बहुत पर्सनली ले लेते हैं जब कहते हैं, ओह पुलिस वाले ने रोका लेकिन उसके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। ये रैप में आने पर उस इंसान के लिए अच्छा नहीं होता जो इसका जिक्र करता है। यही चीजें हैं जिनसे हमें इस काम में निपटना होता है। हाँ, एक तरह से चिढ़ाना। शायद वे इसे ऐसे ही देखते हैं, लेकिन असल में ये बहुत दिलचस्प है कि आपने टेलर स्विफ्ट का जिक्र किया, क्योंकि मैं टेलर स्विफ्ट की बहुत बड़ी फैन हूँ। और जब मैं सोच रही थी और आपने ये कहा तो मुझे उनके एक गाने की लाइन याद आ गई। वो अपने गाने में कहती हैं, तुमने मेरी दोस्त से गोलियां खरीदने की कोशिश की। मैं सोचती हूँ गोलियां खरीदना गैर कानूनी है। क्या हम देखते हैं कि वे टेलर स्विफ्ट के दरवाजे पर धावा बोल रहे हैं? ये वैसा नहीं है। शायद यहाँ हालात अलग हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पुलिस वाले स्विफ्टीज हैं, तो वो भी इसमें भूमिका निभाता है। आप जानती हैं, मुझे लगता है बहुत सारे पुलिस वालों को टेलर स्विफ्ट पसंद है। अब सुनिए, मुझे लगता है कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं 90 के दशक से इस इंडस्ट्री में हूं। यहां तक कि इससे पहले कि मैं इस इंडस्ट्री में था, मैं एक तरह से, आप जानती हैं, इंडस्ट्री में ही था। कानूनी इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में था, उन लोगों को जानने के लिहाज से जो रैपर हैं और ऐसी ही चीजें। ये हमेशा से ही ऐसा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ऐसा ही रहा है कि, आप जानती हैं, अमीर, युवा, अश्वेत लोग, उन्हें अक्सर ज्यादा परेशान किया जाता है। ये बस एक सच्चाई है। मुझे नहीं पता इसे कैसे कहूं, और मुझे पता है लोग ये सुनना नहीं चाहते, और वे कहना चाहते हैं कि ओह हाँ, लेकिन आप जानती हैं, ये लोग गैंगस्टर हैं, या ये लोग परेशानी करने वाले हैं, या जो भी हो, बस यही इस चीज की फितरत है। और आप जानती हैं, जो लोग रोल्स रॉयस में घूमते हैं उन्हें ज्यादा बार रोका जाता है बनिस्बत एक 50 साल के आदमी के जो रोल्स रॉयस चला रहा हो। हाँ, और ठीक है, तो मैं इसे यही खत्म करने जा रही हूँ, क्योंकि आपने कल कोर्ट में इसका जिक्र किया था। आपने सच में कुछ ऐसा कहा था कि यहाँ ट्रेन में आते हुए मैं केस खारिज करने की अर्जी लिख रही थी, जैसे हम ये मामला खारिज करवा देंगे। और इसी वजह से मैं आज आपसे बात करना चाहती थी। हमने इस बारे में थोड़ी बात की थी कि अभियोजक साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत है, वो पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं जो भी हो। लेकिन आपकी क्या राय है? मेरा मतलब है, आप केस खारिज करने की अर्जी दाखिल करने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप इसे खारिज करवा लेंगी? तो इस समय अभियोजक सच में ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि वो अभी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो होता है वो ये है कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। अधिकारी वारंट के लिए अपना हलफनामा लिखता है और उसे जज के पास जमा करता है। जज हलफनामे की समीक्षा कर संभावित कारण पर फैसला लेते हैं और कहते हैं, हाँ, वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त कारण है। मेरी राय में वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था निर्माणात्मक कब्जे पर फ्लोरिडा के केस लॉ के मुताबिक, लेकिन फिलहाल वो बात बेमानी है ना? संभावित कारण पर शपथ पत्र लिखा जाता है, जज हस्ताक्षर करते हैं, वारंट जारी होता है और गिरफ्तारी हो जाती है। अब सरकारी वकील पर है कि क्या हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, सिर्फ तत्वों के आधार पर, न कि ये जूरी का सवाल है। हम अभी उस स्थिति पर भी नहीं पहुंचे हैं जहां कभी कभी पर्याप्त सबूत होते हैं, लेकिन अभियोजक कह सकता है इसमें सजा दिलवाने का कोई तरीका नहीं है। भले ही पर्याप्त संभावित कारण हो, फिर भी सजा दिलवाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। हम अभी उस स्थिति पर भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे तो लगता भी नहीं कि अगर आप यहाँ के असली आरोपों को देखें तो केस लॉ के अनुसार अगर निर्माणात्मक कब्जे के तत्व भी पूरे होते हैं तो भी ये पर्याप्त नहीं है। तो हम सरकारी वकील से बात करेंगे, हम उन्हें इससे संबंधित केस लॉ देंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या वे केस लॉ पढ़ते हैं और उसे यहां लागू करते हैं। यह केस ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। अब और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से केस आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कारण, या आप जानते हैं ये कोडक है। आमतौर पर यही कारण होते हैं जिनकी वजह से केस चलते हैं। और आप जानते हैं, जब हम कोडक के केसों के समूह को देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, यहां तक कि उस पर जो आखिरी आरोप था, जो फेडरल आरोप था, वो भी एक फॉर्म गलत तरीके से भरने के लिए था ताकि वो एक हथियार हासिल कर सके। ये मामला अवैध हथियार हासिल करने का नहीं था। हेडलाइंस में लिखा था हथियार अपराध, जबकि ये
सही नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगे थे जो हंटर बाइडन पर। तो जैसे और उसे हंटर बाइडन की तरह वैकल्पिक निपटान कार्यक्रम की पेशकश नहीं की गई थी। उसे वो अलग अलग विकल्प नहीं दिए गए जो उस केस में किए जा सकते थे। उसे 4 साल की जेल की सजा की पेशकश की गई थी। तो असल में उसे 9 साल की जेल की सजा की पेशकश की गई थी और मैंने आखिरकार उसके लिए, मेरा ख्याल है, 3 या 4 साल करवा दिए। तो जब हम देखते हैं कि इन मामलों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, सबसे पहले वो मामला तो कभी लाया ही नहीं जाता कि अगर आप कोई फॉर्म गलत भरते हैं, अगर आप गैर अपराधी हैं, क्योंकि उस समय वह दोष सिद्ध अपराधी नहीं था। लेकिन फिर एक कागजी गलती पर जेल की सजा की पेशकश करना और कोई जमानत न देना, उसे तो कागजी गलती पर उसे जमानत भी नहीं दी गई। जब आप इसकी तुलना हंटर बाइडन से करते हैं, जिन्हें जमानत दी गई और बंदूक मामले में वैकल्पिक निपटान कार्यक्रम की पेशकश की गई, ऐसा कभी नहीं होता। जब हम ये चीजें देखते हैं तो लगता है ब्रैड पागल नहीं है, वो सही है। सच में लगता है कि वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, मुझे पता है कि लोग शायद मेरी ये बात सुनकर थक गए हैं, लेकिन सुनिए, अगर आपके पास कोई ठोस मामला है तो वही दायर कीजिए। ये उनके लिए दायर करने लायक मामला नहीं है। बस इतना ही। मेरा मतलब है, मैं खुश हूँ कि आप आई और आपने सब कुछ विस्तार से समझाया, क्योंकि ज्यादातर समय हम अभियोजकों की ही बातें सुनते हैं, क्योंकि हमें कोर्ट के दस्तावेज दिखते हैं और हमें हमेशा बचाव पक्ष के वकील की बात सुनने का मौका नहीं मिलता। तो आपका नजरिया सुनना और सब कुछ स्पष्ट करना, मुझे लगता है हमारे दर्शक इसमें रुचि लेंगे कि कोडक का इतिहास क्या है और अभी क्या चल रहा है। मेरा मतलब है, मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ कम है ब्रैडफोर्ड कोहेन, कि आप आए और आपने हमें इस केस के बारे में अपनी राय दी। आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया। हमने इस केस में वीडियो की मांग की है। अगर कोई बॉडी कैम, डैश कैम, गिरफ्तारी से जुड़ी पूछताछ या ऐसा कुछ भी है, कोई और जानकारी है, तो जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज की स्कैंडल एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको जो आपने देखा वो पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं तो मुझसे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली जुड़ सकते हैं। आप मुझे सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज की स्कैंडल के एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूंगी।